हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे पूरी फार्मा इंडस्ट्री का, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी आती है बल्क ड्रग इंडस्ट्री की कैटेगरी, और इसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है फॉर्मुलेशंस की कैटेगरी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारे इस इंडस्ट्री एनालिसिस का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे बल्क ड्रग इंडस्ट्री को। और इस इंडस्ट्री के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे A to Z डिस्कशन। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करें और फोकस करें बल्क ड्रग इंडस्ट्री के ऊपर, तो अब अगर हम लोग बल्क ड्रग इंडस्ट्री के सेल्स डेटा को सबसे पहले अगर देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2020 के इनके सेल्स डेटा को देखें, तो यहाँ पे इनके एक्सपोर्ट्स थे 3.9 बिलियन यूएसडी के। वहीं पे डोमेस्टिक सेल रही इस एक्सपोर्ट्स की 2.5 गुना, यानी कि 10 बिलियन यूएसडी की। अब डोमेस्टिक लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो डोमेस्टिक लेवल पे जो बल्क ड्रग है उसका मेन यूज होता है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। और जो भी हमारे इंडिया के लार्ज फॉर्मुलेशन प्लेयर हैं वो इस बल्क ड्रग को यूज करते हैं फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल को अगर एनालाइज करें, तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हो रखा है। सबसे पहली कैटेगरी आती है डोमेस्टिक कैटेगरी, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले एनालाइज किया है। तो अब अगर हम लोग हमारा फोकस शिफ्ट करें इनकी दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो कि है इनकी एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी, तो अब इनकी जो ये एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी है ये भी दो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सप्लाई की कैटेगरी, जो कि चलती है एज पर ट्रेडिंग बेसिस। अब इस कैटेगरी के अंदर जो बल्क ड्रग का मटेरियल है वो सप्लाई होता है रेगुलेटेड मार्केट के अंदर और सेमी रेगुलेटेड मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट के अंदर ये मटेरियल सिर्फ तभी सप्लाई किया जाता है जब ऑफ पेटेंट ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के हिसाब से, तो रेगुलेटेड मार्केट से जो प्रॉफिट आता है वो सेमी रेगुलेटेड मार्केट के प्रॉफिट से काफी ज्यादा होता है। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े और डिस्कस करें एक्सपोर्ट्स की दूसरी कैटेगरी को, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी, तो अब ये जो कैटेगरी है इसके अंदर भी 3 सब कैटेगरीज आ जाती है, जिसके अंदर जो सबसे पहली 2 कैटेगरीज है वो है ऑन पेटेंट ड्रग्स की और ऑफ पेटेंट ड्रग्स की। अब जब भी किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्टी को ऑन पेटेंट ड्रग्स डेवलप करने होते हैं या फिर ऑफ पेटेंट ड्रग्स को डेवलप करना होता है, तो जो बल्क ड्रग है वो इस कैटेगरी के अंदर सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है जो कि है कस्टम सिंथेसिस की कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या है, पहले हम उसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो कस्टम सिंथेसिस है ये एक तरीके का ड्रग कंपाउंड है जो कि डेवलप किया जाता है एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ड्रग्स। अब यहां पे ये जो कैटेगरी है कस्टम सिंथेसिस की, अगर मैं मार्जिन के टर्म्स में या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो इन दोनों तरीकों से कस्टम सिंथेसिस के जो प्लेयर्स हैं वो बल्क ड्रग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और सबसे ज्यादा मार्जिन अर्न करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया के अंदर स्मॉल बल्क ड्रग प्लेयर्स हैं, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मेंटेन कर रखा है सेमी रेगुलेटेड मार्केट के अंदर, जैसे कि लैटिन अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। अब इस मार्केट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रेगुलेटेड मार्केट के मुकाबले काफी कम है। तो इस वजह से स्मॉल जो प्लेयर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, उनके लिए ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री बैरियर्स है वो भी काफी लो है एज कंपेयर टू रेगुलेटेड मार्केट, तो इस वजह से इस छोटे से मार्केट के अंदर काफी सारे प्लेयर काफी लार्ज क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पे एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है और इस वजह से यहाँ पे मार्जिन भी काफी कम रहते हैं एज कंपेयर टू रेगुलेटेड मार्केट। अब इंडिया की जो बल्क ड्रग इंडस्ट्री है, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे उसकी बात करूं, तो ये तीसरी रैंक पे आ जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है
उसकी रैंक गिर करके सीधा पहुंच जाती है 14th के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया की इस बल्क ड्रग इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर 2700 से भी ज्यादा एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। इसके अंदर काफी सारे स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मौजूद हैं। अब इनकी मौजूदगी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आधी से ज्यादा इंडस्ट्री को इन्हीं लोगों ने कवर कर रखा है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कम है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना की भी इंडिया के बराबर ही है। और यहाँ पे इंडिया और चाइना ने दोनों ने यूएसए को और पूरे यूरोप को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर पीछे छोड़ रखा है। अब जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है उसके प्राइमरी 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट के सपोर्ट का, दूसरा है चीप पावर और तीसरा है चीप लेबर। अब ये तीनों फैक्टर्स इंडिया को भी कहीं ना कहीं पे हिट करते हैं लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अचीव करने के लिए। और इस सेगमेंट के अंदर इंडिया में जो की प्लेयर्स है वो है डिवीज लैब, न्यूलैंड्स लैब, आरती ड्रग्स और भी इसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब ये जो बल्क ड्रग इंडस्ट्री है 2015 के अंदर इसका मार्केट वैल्यूएशन था 660 बिलियन आईएनआर का और 2020 आते आते इसका वैल्यूएशन इंक्रीज होकर के पहुंच गया 985 बिलियन आईएनआर तक और इस पीरियड के दौरान ग्रोथ आई ऑलमोस्ट 8% के सीएजीआर की। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट 1650 से लेके 1850 बिलियन आईएनआर के बीच में। और वहीं पे जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी डबल डिजिट के अंदर जो कि होगी 12% की सीएजीआर की। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 तक उनकी जो ग्रोथ रेट रही वो रही सिर्फ मामूली 2% की सीएजीआर वाइज। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आएगी एक्सपोर्ट्स के अंदर वो रहेगी 9% के सीएजीआर की। वहीं पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें कंट्री वाइज तो जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उसके अंदर यूएसए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है 9% के साथ में और इसके बाद में नंबर आता है चाइना का जो कि है 6% के साथ में। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया इस वक्त चार्ट पे कहीं नहीं दिख रहा है, उसको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अब इस मेहनत का साथ देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव कुछ स्कीम्स इस इंडस्ट्री के लिए लॉन्च कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है 10 साल का, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। अब यहाँ पे इस स्कीम का जो फाइनेंशियल आउटले है वो है ऑलमोस्ट 69 बिलियन आईएनआर से लेके 70 बिलियन आईएनआर के बीच में। अब इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम के अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर कवर होंगे 41 की आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स। और ये जो 41 की आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं इस स्कीम के अंदर जिसके अंदर 53 की आइडेंटिफाइड एपीआई जो है इंडिया की वो कवर हो जाएगी। वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट की जो दूसरी स्कीम है वो है डेवलपमेंट ऑफ बल्क ड्रग पार्क की। अब ये जो स्कीम है इसके तहत पूरे इंडिया के अंदर 3 पार्क डेवलप किए जाएंगे और इन तीनों पार्कों का जो एक्सपेंडिचर रहेगा मिला करके वो रहेगा 30 बिलियन आईएनआर का, यानी कि 10 बिलियन आईएनआर पर पार्क यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्रग मास्टर फाइल के बारे में तो ये जो ड्रग मास्टर फाइल है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जो कि हर बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर देता है किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी को, जिसके अंदर वो कवर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट डेवलप, जिसके अंदर वो डिटेल में समझाता है अबाउट द फैसिलिटीज अबाउट द प्रोडक्ट्स यूज फॉर डेवलपिंग बल्क ड्रग। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया के इसके बारे में बात करें तो इंडिया के जो सबमिशन है यहाँ पे उसका नंबर्स काफी अच्छा है और यहाँ पे ये जो इंडिया के सबमिशन होते हैं वो अप्रूव भी हो जाते हैं।
तो इससे हमें पता पड़ता है कि जो इंडिया के बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्वालिटी को लेकर के बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं क्वालिटी को लेके वो उन सभी को यहाँ पे स्ट्रिक्टली और प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और जैसा कि आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इंडिया का जो मार्केट शेयर रहा ड्रग मास्टर फाइल के सबमिशन में वो ऑन एन एवरेज 45% से लेके 55% के बीच में रहा था। और इंडिया के बाद में अगर किसी कंट्री का नंबर आता है तो वो आता है चाइना का। लेकिन चाइना या फिर यूएसए या यूरोप की कोई भी कंट्री अगर हम लोग उठा करके देख लें तो इंडिया को इस बार टक्कर देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चाइना जो कि दूसरे नंबर पे है उसका भी यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 18% का ही है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग वीडियो में नेक्स्ट बात करें सीडीएमओ सेगमेंट के बारे में, जिसके अंदर इंडिया अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल के ऊपर काफी अच्छे से इमर्ज कर रहा है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है हम उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे बड़े सीडीएमओ प्लेयर्स हैं वो अभी के टाइम पे कॉस्ट का प्रेशर झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस वजह से वो जो इमर्जिंग मार्केट है उसके अंदर वो सीडीएमओ प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं। उसके अंदर भी पर्टिकुलरली उनका मेन फोकस है एशियन मार्केट्स के ऊपर, और जिसमें भी वो प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई भी जो बड़ा सीडीएमओ प्लेयर है वो चाइना को छोड़ के इंडिया और इंडिया के जो सीडीएमओ प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही क्यों फोकस करेगा। तो अब यहाँ पे इसका सबसे पहला रीजन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के ऊपर वो लोग क्यों फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन ये है कि जब कोविड आया था उसके बाद में चाइना का जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था काफी सारी कंट्रीज से वो काफी हद तक खराब हो गया था, और वहीं पे इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशन है दूसरी कंट्रीज से वो काफी अच्छे हो गए हैं 2014 के बाद में। तो इस वजह से पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से इंडिया के सीडीएमओ प्लेयर्स को यहाँ पे फायदा होगा। और इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमिक फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे पिछले कुछ टाइम के अंदर चाइना के जो काफी सारे एपीआई मैन्युफैक्चर थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया। वहीं पे काफी सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अपने जो वर्किंग था उसको शट डाउन कर दिया था। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फोकस जो है चाइना के सीडीएमओ प्लेयर्स पे नहीं होगा और इंडिया के सीडीएमओ प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर होगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो सीडीएमओ मार्केट है वो अभी के टाइम पे और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के एक और मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर। अब अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पे इस वक्त देखें तो इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर उनका अगर हम लोग जो एक्सपेंडिचर है वो देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और इसको अगर कंपेयर करें हम लोग ग्लोबल एवरेज से ग्लोबल प्लेयर्स के मुकाबले, तो यहाँ पे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो डबल डिजिट के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंडिया के टॉप प्लेयर्स के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पे इंडिया ने जो एक्सपेंडिचर किया वो डबल डिजिट्स के अंदर भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड कर लूं बाकी सारे छोटे मोटे फार्मा प्लेयर्स को भी इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर वो 1% के अराउंड ही रह जाता है, जो कि काफी चिंताजनक है। और अगर आने वाले टाइम में हमारी फार्मा कंपनीज को ग्रो करना है चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर उतना एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे जितना ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो यकीनन मानिए दोस्तों हमारी जो फार्मा प्लेयर्स हैं चाहे बड़े हो या छोटे हो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे मात खाएंगे ही खाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो फार्मा इंडस्ट्री की बल्क ड्रग इंडस्ट्री के बारे में। तो इसी के साथ में हम लोग आज के इस पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन हम लोग आपसे जल्द मिलेंगे इस फार्मा इंडस्ट्री के पार्ट 2 को लेके, जिसके अंदर हम लोग आज की तरह ही डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में प्लीज
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को भी। तब तक के लिए धन्यवाद।